हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कौन से टॉपिक को, ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले वाली जो लेक्चर वीडियोस थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था सेंट्रल डॉगमा। क्या होता है सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा बोलता है कि हमारी बॉडी में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इट फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, है ना। आरएनए से डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। इसके पहले वाला जो लेक्चर वीडियो था उसमें हमने देखा था रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या होता था? डीएनए से डीएनए बन गया, तो प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। अब आज का जो ये लेक्चर वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कौन से एंजाइम्स, मैकेनिज्म क्या है और किस तरीके से डीएनए से बनता है आरएनए, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। तो हिंदी में अगर याद रखना चाहें आप कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो हिंदी भाषा में याद रखिए कि ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस। क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस। लेकिन अभी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाने से पहले ही एक बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दे रही हूँ आपको। क्या क्लियर कर दे रही हूँ मैं बात को? आपको पता है कि डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए में एक स्ट्रैंड होता है 3' to 5' और दूसरा होता है 5' to 3'। डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। जब इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए से बनेगा आरएनए, तो पहली बात तो ये कि दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होंगे। इन दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड कॉपी होगा, दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होंगे। अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी होंगे तो आरएनए भी फिर डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, बल्कि आरएनए डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने से पहले ही ये बात आप याद रख के चलिए। क्या याद रख के चलिए? कि इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर नेवर कॉपीड। सिर्फ एक स्ट्रैंड डीएनए का कॉपी होता है और क्या बनाता है? कॉपी मतलब कोड होता है, और क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। अब वो कौन सा स्ट्रैंड होता है, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे बनता है, ये सब हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। हम यही बातें सब डिस्कस करेंगे। एक और बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी होती है, वो क्या याद रखनी होती है? हेयर एडेनिन फॉर्म्स बेस पेयर विद यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। तो आपको पता है कि अब डीएनए से बनने वाला है आरएनए, तो क्या हो जाएगा? आरएनए में क्या होता है? उसमें थाइमिन नहीं होता, उसमें होता है यूरासिल। तो 4 नाइट्रोजनस बेस जो प्रेजेंट होते हैं आरएनए में वो कौन कौन से हो गए? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। उसमें आरएनए में, हमारे आरएनए में क्या नहीं होता? हमारे आरएनए में थाइमीन नहीं होता। तो इतनी सी बात आपको अभी याद रख लेनी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो आपको ट्रांसक्रिप्शन क्लियर हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। अब देखते हैं प्रोसेस कैसे प्रोसीड होती है। तो अगेन द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब की बार ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब इसका नाम डीएनए डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज है और जो डीएनए पॉलीमरेज था, ये दोनों ही डीएनए पे डिपेंड करते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए में कोडिंग कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि न्यूली फॉर्म आरएनए और डीएनए किस टाइप का बनेगा। ओके ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो क्या करेगा? वो कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी है वो भी किस डायरेक्शन में, उसका भी अगेन वही नखरा कि मैं भी सिर्फ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करूंगा ओनली इन द डायरेक्शन 5' to 3'। मुझे 3' to 5' में करना ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, करना ही नहीं है, मना कर दिया। नो, नो मीन्स नो। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन कराता है इन द डायरेक्शन 5' to 3'। तो यहाँ पे एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में सिर्फ एक ही एंजाइम काम करेगा। रेप्लिकेशन में 4 एंजाइम काम कर रहे थे, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, लाइगेज। यहाँ पे कोई भी ऐसे 4 एंजाइम्स नहीं हैं। यहाँ पे पूरी प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम गवर्न करेगा जिसका नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पूरी प्रोसेस कट करना, जोड़ने वोड़ने वाला तो यहाँ सीन ही नहीं है, बट जो भी होने वाला है वो सिर्फ एक ही एंजाइम यहाँ पे करेगा और उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। इतनी सी बात मेरी याद रख लो, ठीक है, दिल रख लो मेरा। Then 3' 5' acts as template strand and 5' 3' strand act as coding strand। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं।
अब वो क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स ये होते हैं जो 3-5' स्ट्रैंड होता है आपका, 3-5' स्ट्रैंड होता है ना डीएनए का, उसको यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में उसको बोल दिया जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन से वाले स्ट्रैंड को, 3-5' वाले स्ट्रैंड को बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो 5-3' वाला स्ट्रैंड है उसको बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये दो टर्म्स आपको एकदम ही क्लियर रखने हैं कि जो 3-5' स्ट्रैंड है उसे बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो 5-3' वाला स्ट्रैंड है उसे बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। मुझे इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होती था, मुझे याद ही नहीं होता था, तो मैंने इसको ऐसे लर्न रख लिया। मैंने एक चीज़ याद रख ली, 35 टेम्पल्स, 35 टेम्पल्स हैं। कितने टेम्पल्स हैं टोटल, 35 टेम्पल्स हैं मेरे एरिया में, 35 टेम्पल्स। तो अब मुझे इसे हमेशा याद रहने लगा, 3-5' स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, और उसका ऑपोजिट आपको याद हो ही जाएगा, 5-3' जो होता है वो कोडिंग होता है। तो दो टर्म्स होते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। 35 टेम्पल्स वाली ट्रिक से आप याद रख लो कि 3-5' वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और 5-3' स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये टर्म्स को समझते हुए चलो, क्यों समझते हुए चलो, क्योंकि आगे जो प्रोसेस होने वाली है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसमें ये बेसिक टर्म्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे देखो, बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले एक बात बोली थी ना मैंने कि एक बात बहुत अच्छे से कान खोल के याद रख लो कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, दोनों स्ट्रैंड बोले तो दिस इज 3-5' एंड दिस इज 5' एंड 3', ये दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते हैं। 3-5' को क्या बोलते हो, 3-5' को बोलते हो आप लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हो, और इस वाले को क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो कोडिंग स्ट्रैंड। तो दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब सवाल नहीं आ रहा मैम क्यों नहीं होते, दोनों हो जाते ना, दिक्कत क्या थी। तो दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते, उसके ये दो रीजन है, और एनसीईआरटी बहुत क्लियरली ये दोनों रीजंस को मेंशन करती है। ये क्या है वो रीजन, पहला रीजन उसमें ये है द कोड फॉर प्रोटीन इज डिफरेंट इन बोथ स्ट्रैंड, दिस कॉम्प्लिकेट्स द ट्रांसलेशन। अब देखो मेरी बात सुनो, क्या होता, मान लो इस वाले स्ट्रैंड से भी बनता आरएनए और इस वाले स्ट्रैंड से भी आरएनए बनता, इससे भी आरएनए बना और इससे भी आरएनए बना, ठीक है। एक ही डीएनए से दो आरएनए बनते, एक इस वाले स्ट्रैंड से बना, एक इस वाले, दोनों स्ट्रैंड से एक आरएनए बनता, 2 आरएनए हो गया। अब जो आरएनए बनते हैं उसके अकॉर्डिंग बनता है प्रोटीन। आरएनए में क्या सीक्वेंस है उसी वही डिसाइड करता है कि आगे अब प्रोटीन कौन सा बनने वाला है। अब एक डीएनए से 2 आरएनए बन रहे, दोनों में जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का वो अलग अलग होता, क्योंकि दोनों आरएनए अलग अलग है ना, तो दोनों आरएनए जब अलग अलग हैं तो इनसे बनने वाला जो प्रोटीन होता वो अलग अलग होता। तो आप समझ पा रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता कि एक डीएनए से 2 आरएनए बन रहे हैं और वो दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये जो है ना, आप बोलोगे दिक्कत क्या है, बन जाने दो ना 2 अलग टाइप के प्रोटीन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक स्पेसिफिक जीन, एक स्पेसिफिक डीएनए एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बनाएगा, ये चीज़ डिसाइडेड है। अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो जो बॉडी का पूरा प्रोटीन मशीनरी है, प्रोटीन बनाने की जो मशीनरी है वो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला रीजन आपको क्लियर हुआ होगा, क्या लिखा हुआ है, द कोड फॉर प्रोटीन, दे कोड फॉर प्रोटीन इज डिफरेंट इन बोथ स्ट्रैंड, दो जो स्ट्रैंड बनते हैं उसमें प्रोटीन की कोडिंग अलग अलग होती। दिस कॉम्प्लिकेट्स द ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनना, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो जाती गड़बड़, है ना, ट्रांसलेशन की प्रोसेस उससे गड़बड़ हो जाती। If 2 RNA molecules are produced simultaneously, दूसरा रीजन क्या है, if 2 RNA molecules are produced simultaneously, this would be complementary to each other and it forms a double-stranded RNA and prevents translation. अब देखो, इससे एक RNA बनता 3-5' से या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड से, और कोडिंग से भी एक RNA बनता 5-3' स्ट्रैंड से। अब होता क्या, 2 स्ट्रैंड से 2 RNA बने, अगेन वही बात, तो ये दोनों आरएनए कैसे होते, ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते। कैसे होते, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री समझते हो, कॉम्प्लीमेंट्री का ये मतलब होता है कि ऊपर वाले में अगर एडिनिन है तो नीचे वाले में यूरेसिल है, ऊपर वाले में अगर ग्वानिन है तो नीचे साइटोसिन है। इस तरह की कॉम्प्लीमेंट्री होती, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कॉम्प्लीमेंटरिटी होती। अब
दो स्ट्रैंड बन रहे हैं और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो आरएनए भी कैसा हो जाता, आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाता, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज ऑफ नो यूज इन आवर बॉडी। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए दोनों स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए कॉपी नहीं होते हैं। अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते तो पहली दिक्कत तो होती कि प्रोटीन मशीनरी गड़बड़ हो जाती, दैट इज ट्रांसलेशन। दूसरी दिक्कत ये होती कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटेरिटी, और जिसके कारण अगेन प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो वाला पूरा मैकेनिज्म बॉडी में गड़बड़ हो जाता। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में कि व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर नॉट कॉपीड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए कॉपी क्यों नहीं होते। तो ये एक इंपॉर्टेंट उसका एस्पेक्ट है। अब हम आगे देखते हैं, तो अब होता क्या है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में पढ़ना ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले एक चीज समझते हैं जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन द साइड्स ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो अब जहाँ ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, मैं बोल रही हूँ 2 मीटर लंबा डीएनए है, पूरा 2 मीटर लंबा डीएनए ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा, कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए होगा जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा। ये चीज समझते हो ना? 2 मीटर लंबा डीएनए है तो पूरे 2 मीटर लंबे डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी, कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट होगा जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो वो वाला सेगमेंट ऑफ डीएनए जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है और जहां पर आके ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है, उस वाले सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को आप ऐसे डिफाइन करोगे, इट इज द सेगमेंट, डीएनए का टुकड़ा ही है ना, तो इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, लेकिन किस किस के बीच में? बिटवीन द साइड्स ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो वो टुकड़ा है डीएनए का जिसमें इनिशिएशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है और आके खत्म हो जाता है, उस टुकड़े को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स के? 3 पार्ट्स। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ रहे हैं तो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ट्रांसलेशनल यूनिट पढ़ेंगे, लेकिन अभी जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो उसके हम लोग कुछ पार्ट्स देखते हैं। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि ठीक है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुछ नहीं है बल्कि डीएनए का वो सेगमेंट है जिसका क्या होने वाला है? जिसका होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन। तो अब जब उसका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है तो उसके कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, उसमें कुछ कुछ रीजन होते हैं जो स्पेसिफिकली उस पर होंगे ही होंगे। सबसे पहली चीज उस पर रहती है अ प्रमोटर। सबसे पहले क्या रहता है उस पर? एक प्रमोटर। तो प्रमोटर क्या होता है? बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज लोकेटेड टुवर्ड द 5' एंड दैट इज द अपस्ट्रीम। तो आपको ध्यान रखना है कि आप देखो यहाँ पे प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन की वो कौन कराने वाला है? हमारा एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम करवाने वाला है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसको जुड़ने के लिए, उसको अटैच होने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कोई तो स्पेसिफिक। ऐसा मन कर रहा है कहीं भी हवा में चल रहा है जुड़ गया, ऐसा थोड़ी होता। उसको एक स्पेसिफिक जगह चाहिए जहाँ से वो अटैच होगा, और वो स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो कौन है? वो है प्रमोटर। कौन है वो? प्रमोटर। तो प्रोमोटर इज द साइट, वो जगह है प्रमोटर जहां पे कौन जुड़ता है, जहां पे ऐड होता है आगे आरएनए पॉलीमरेज। कौन आके ऐड होता है वहां पे? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज वहां पे ऐड हो गया और वो हमेशा किस साइड पे रहेगा प्रमोटर? प्रमोटर हमेशा रहता है 5' एंड पर। किस पर रहता है? 5' एंड पर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाना चाह रही हूँ कि जो लिखा है ना 5' एंड, 5' एंड, आप बोलोगे मैम आप किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो 5' एंड? एक तो 5' एंड ये है और एक तो 5' एंड ये है। यहाँ पे भी 5' एंड है, यहाँ पे भी 5' एंड है। फर्क सिर्फ इतना है, ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है ये कौन सा स्ट्रैंड है हमारा? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3' 5' वाला, और जो नीचे वाला स्ट्रैंड है वो है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे जो लिखा है कि प्रमोटर हमेशा होता है 5' एंड पर, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि 5' एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड का कि 5' एंड कोडिंग स्ट्रैंड का। तो मैम अब आप बताओ किस पर रहता है? तो आपको एक कंसेप्ट है, एनसीईआरटी की लाइन है जो एक बहुत ही छुटकू सी बस लिख दी है बीच में। वो लाइन ये लिखी हुई है कि जो भी हम लोग स्टैंडर्ड्स लेते हैं, जो भी मार्किंग्स लेते हैं, स्पेसिफिकेशंस लेते हैं, वो हमेशा ली जाती है कोडिंग स्ट्रैंड से। किससे ली जाती है? कोडिंग स्ट्रैंड। अगर मैं बोल रही हूँ टूवर्ड्स द 5' एंड, तो मतलब हमेशा किसकी बात हो रही है? कोडिंग स्ट्रैंड की।
कभी भी टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के उससे रेफरेंसेस नहीं लिए जाते कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5' एंड पे। जो रेफरेंसेस लिए जाते हैं पोजीशंस के कि प्रोमोटर जो है वो 5' एंड पर सिचुएटेड है, तो 5' एंड हमेशा आपको ये बात मानना है। बाय कन्वेंशनली किस पर है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कन्वेंशनली यहाँ पे बात हो रही है कोडिंग स्ट्रैंड की। तो जो सारे हमारे क्या रहते हैं पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जो एक वो लिया जाता है ना, बेस लिया जाता है, रिस्पेक्ट लिया जाता है, वो हमेशा किससे लिया जाता है, इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम कोडिंग स्ट्रैंड। हमेशा किससे लिया जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड से। तो आपको अभी तक क्या समझ में आया कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो पार्ट होता है प्रमोटर। प्रमोटर कौन सा वाला पार्ट होता है, जिस पर आखिर हमारा आरएनए पॉलीमरेज ऐड होता है, और ये जो प्रमोटर है वो किस साइड पे सिचुएटेड होता है, वो 5' एंड पे सिचुएटेड होता है। किस पे सिचुएटेड होता है, 5' एंड पे सिचुएटेड होता है। ओके, और 5' एंड किसकी बात हो रही है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे सिचुएटेड रहेगा। ठीक है, सेकेंड चीज जो होती है वो होती है स्ट्रक्चरल जीन। सेकेंड चीज क्या होती है, सेकेंड चीज जो होती है वो होती है स्ट्रक्चरल जीन। तो नंबर 1 जो हो गया वो हो गया प्रमोटर, सेकेंड जो होती है वो होती है स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट ऑफ द डीएनए है जो उसका क्या होना है, जिसका एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन होना है। तो इट इज द रीजन बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर वेयर ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस। पूरा सेगमेंट ऑफ द डीएनए में से वो एक्चुअल में पार्ट जिस पर क्या होना है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, वो पार्ट क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन। तो सबसे पहले हो गया प्रमोटर, प्रमोटर पे ऐड आके हो गया हमारा आरएनए पॉलीमरेज, फिर उसको क्या मिलेगी, फिर उसको मिलेगी स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट है जिसका क्या होगा, जिसका होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, एंड थर्ड पार्ट जो होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में वो होता है टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर का क्या मतलब होता है, खत्म। टर्मिनेटर का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ आकर खत्म हो गई, रुक गई। तो बस यहाँ पे सबसे पहले प्रमोटर था, बीच में स्ट्रक्चरल जीन हो गई, और लास्ट में प्रेजेंट होता है टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर क्या जगह होगी, द साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। वो जगह जहाँ पे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रुक गई उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर। और टर्मिनेटर की आप पोजिशन क्या बोलोगे, 5' की 3', जल्दी से बोलो। वेरी गुड, आप बोलोगे 3'। क्या बोलोगे, 3', क्योंकि क्या हमेशा होता है, प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन हमेशा किससे डिसाइड करते हैं, हमेशा हम डिसाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिसाइड करते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके, तो अगर हम प्रमोटर की बात करें तो वो कहाँ पे रहता है, अगर हम प्रमोटर की बात करें तो वो रहता है 5' एंड पे। अगर हम टर्मिनेटर की बात करें तो वो कहाँ पे रहता है, तो वो हमारा रहता है 3' एंड पे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। सबसे पहला होता है प्रमोटर जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, फिर आती है स्ट्रक्चरल जीन, है ना, स्ट्रक्चरल जीन मिडिल में जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, और लास्ट थर्ड पार्ट होता है टर्मिनेटर जहाँ पे आके ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक जाती है। तो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। एक बात आपको मैं और समझाती हूँ जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एग्जैक्ट लाइन ये लिखी हुई है एनसीईआरटी में, इफ वी स्विच द पोजीशन ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, अगर हमने प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन को स्विच कर दिया तो डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड विल चेंज। क्या बोल रहे हैं वो, अगर प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन को स्वैप कर दिया, स्वैप, सपोज अब यहाँ पे टर्मिनेटर है और अब यहाँ पे प्रमोटर है, तो ये जो टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड है ना ये भी चेंज हो जाएगा। नाउ दिस विल बिकम टेम्पलेट एंड दिस विल बिकम कोडिंग। क्यों, देखो अगर ये प्रमोटर है तो प्रमोटर हमेशा 5' एंड पे होता है, किसके, कोडिंग स्टैंड के। अगर ये टर्मिनेटर है तो टर्मिनेटर हमेशा 3' स्टैंड पे होता है, किसके, कोडिंग स्टैंड के। तो इसीलिए अगर टर्मिनेटर और पोजीशन और प्रमोटर की पोजीशन को स्वैप करते हैं तो टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड की पोजीशन भी हमारी चेंज हो जाएगी, फिर ये कहलाने लगेगा हमारा कोडिंग और ये कहलाने लगेगा टेम्पलेट स्टैंड। लाइन है एनसीईआरटी में लिखी, इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, 5' to 3' एंड, तो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है या फिर इसको आप बोल दो कोडिंग स्ट्रैंड, और नीचे वाला 3' to 5' है तो वो है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, 3' to 5' एंड है वो है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। अब देखो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड, अब यहाँ पे क्या सिचुएटेड है, यहाँ पे सिचुएटेड है प्रमोटर, और यहाँ पे क्या सिचुएटेड है, यहाँ पे सिचुएटेड है टर्मिनेटर, और बीच में क्या है, बीच में हमारी हो जाएगी क्या, बीच में हमारी हो जाती है स्ट्रक्चरल जीन। बीच में क्या हो जाती है, स्ट्रक्चरल जीन, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस जिसे क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल जीन।
तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, यहाँ पे जो प्रोमोटर है यहाँ पे आके कौन जुड़ेगा, यहाँ पे आके जुड़ेगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज, तो इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। क्या बोला जाता है, अपस्ट्रीम, जहाँ पे प्रोमोटर प्रेजेंट है। और यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन, तो इस चीज साइड को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम। तो याद रख लो, जहाँ पे प्रमोटर होता है उस साइड को बोला जाता है अपस्ट्रीम, और जहाँ पर खत्म होती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, मतलब जहाँ पे टर्मिनेटर है, उस जगह को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम। क्या बोला जाता है उस जगह को, उस जगह को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या क्लियर हुआ आपको? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर एन आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो अब क्या होता है, देखो वो हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीन क्या है। तो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्रोसेस है इनहेरिटेंस की, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं मदर से, फादर से, अगली जनरेशन में, तो वो एक्चुअल में जो चीज़ ट्रांसफर हो रही है वो कौन होती है? वो तो होती है जीन। क्या होती है वो? जीन। एंड इट इज़ द डीएनए सीक्वेंस। और जीन है क्या? वो एक डीएनए का सीक्वेंस है जो कि बना रहा है आरएनए। तो डीएनए का वो सीक्वेंस जो आरएनए बना पा रहा है उसको ही बोल दो जीन। जैसे कि एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए। तो आरएनए आर ऑफ 3 टाइप, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। ओके, तो आरएनए होते हैं 3 टाइप के, और बनते किससे? तीनों ही बनते हैं डीएनए से। तीनों ही किससे बनते हैं? डीएनए से बनते हैं। सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अ जीन। अब देखो होता क्या है, जीन का एक एलिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? सिस्ट्रोन। तो होता क्या, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। अब जीन है, ठीक है, डीएनए है, डीएनए में हो गई जीन जो कि बना रही है आरएनए। अब जीन का ही एक सेगमेंट है सिस्ट्रॉन, जो क्या बना रहा है? जो बना रहा है पॉलीपेप्टाइड। क्या बना रहा है? जो पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है जो बना रहा है प्रोटीन। अल्टीमेटली किस में हेल्प कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो वो उसको हम लोग बोलने लगते हैं, उस पार्ट को बोलने लगते हैं सिस्ट्रोन। क्या बोलने लगते हैं? सिस्ट्रोन। अब दिक्कत क्या होती है, मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन और एक होती है पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। अब वो सिस्ट्रोन किसमें कितने कैसे होते हैं ये बात हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ बताना चाहिए वो आपको बताना चाहिए जीन क्या है, सिस्ट्रॉन क्या है और टाइप्स ऑफ आरएनए क्या है। तो आपको ध्यान रखना है जीन क्या है, सिस्ट्रोन क्या है और आरएनए के कितने टाइप होते हैं। तो आप ध्यान रख लो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। स्ट्रक्चरल जीन एंड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज ऑफ 2 टाइप। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में वो कितने टाइप की हो सकती है? 2 टाइप की हो सकती है। स्ट्रक्चरल जीन हमने पढ़ा था ना, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है ना वो 2 टाइप की हो सकती है। पहली हो सकती है वो मोनोसिस्ट्रोनिक और दूसरी हो सकती है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब सिस्ट्रोन क्या है आपको समझ में आ गया है? सिस्ट्रोन क्या है? सिस्ट्रोन जीन का वो सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, सेगमेंट है डीएनए का, जो अल्टीमेटली पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन कराएगा। सिस्ट्रोन वो चीज़ है। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो 2 टाइप की हो सकती है, या तो वो मोनोसिस्ट्रोनिक हो सकती है, उसमें एक ही सिस्ट्रोन है, या तो वो पॉलीसिस्ट्रोनिक हो सकती है, उसमें बहुत सारे सिस्ट्रोन हैं। तो जो मोनोसिस्ट्रोनिक होती है इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। किसमें प्रेजेंट होती है ये? यूकैरियोट्स में। और हेयर कोडिंग सीक्वेंसेस, एक्सॉन्स आर एक्सप्रेस सीक्वेंसेस एंड इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस। तो जो मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स है, स्ट्रक्चरल जीन है, वो किस में प्रेजेंट है? पहली बात यूकैरियोट्स में। पॉलीसिस्ट्रोनिक किस में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में। इनमें डिफरेंस लिखने को आ सकता है। तो मोनोसिस्ट्रोनिक इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। हियर देयर आर नो स्प्लिट जीन। और यहाँ पे क्या होता है देखो, यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। देख पा रहे हो आप? एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है। तो जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन्स जो होते हैं वो होते हैं कोडिंग सीक्वेंस। मतलब जो एक्सॉन्स है ना वो मैच्योर हैं, वो हैं जिन पे एक्चुअल में कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, जिनकी ज़रूरत है बॉडी में। और ये जो इंट्रॉन्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। तो अल्टीमेटली इंट्रॉन्स को हटाया जाएगा और एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ही स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, है ना। तो कोडिंग सीक्वेंसेस हो गए एक्सॉन एंड इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स intervening sequences. Exons appear in the processed mRNA, introns do not appear in the processed mRNA.
तो आपको ध्यान रखना है जो हम स्ट्रक्चरल जीन पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में, वो 2 टाइप की होती है, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में, और उसमें क्या होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूजफुल होते हैं, कोडिंग वाले सीक्वेंस होते हैं, और जो इंट्रॉन्स होते हैं वो हमारे नॉन कोडिंग होते हैं, तो उनको हटाना होता है। ठीक है, तो मैच्योर अगर एमआरएनए बनेगा तो उसमें कौन से रहेंगे, एक्सॉन रहेंगे कि इंट्रॉन, उसमें एक्सॉन्स रहते हैं, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है। और अगर पॉलीसिस्ट्रॉनिक की बात करें तो किस में प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, और उसमें ऐसा कोई भी स्प्लिट जीन्स अरेंजमेंट इसमें नहीं होता, उसमें एक्सॉन इंट्रॉन ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। ओके, समझ में आ गया। तो पूरा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट अलॉन्ग विथ पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों डायग्राम देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है। सिस्ट्रॉन क्या होता है ये तो क्लियर था ना, नहीं तो सिस्ट्रॉन ही भूल गए। लो देख लो सिस्ट्रॉन एक बार फिर से। सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, वो सेगमेंट ऑफ द डीएनए जो पॉलीपेप्टाइड बनाने वाला है। कब प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। ओके, एंड इट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अ जीन, जीन के अंदर प्रेजेंट लार्जेस्ट एलिमेंट होता है हमारा सिस्ट्रॉन। अब हम फाइनली देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स में कैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होने वाली है। तो इन प्रोकैरियोट्स सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए आर कैटलाइज्ड बाय अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में तो सिर्फ एक ही एंजाइम काम करने वाला है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा और इन तीनों स्टेप्स को करवाएगा। तो सबसे पहली स्टेप क्या होने वाली है ट्रांसक्रिप्शन में, इनिशिएशन, फिर क्या होगा, इलोंगेशन, और लास्टली होगा टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप्स होती हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। सबसे पहले इनिशिएशन, देन इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। एक एक करके तीनों स्टेप्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या क्या होने वाला है। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप दैट इज इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है, हियर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स एट द प्रोमोटर साइट एट द डीएनए। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी है ना, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में हमने क्या देखा, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। सबसे पहले इनिशिएशन की प्रोसेस में क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आएगा और किससे आके बाइंड होगा, वो प्रोमोटर वाली साइड से आके बाइंड हो जाएगा। किससे बाइंड हो गया, प्रोमोटर वाली साइड से बाइंड हो जाएगा। दिस कॉजेज लोकल अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स। अब देखो, जब रेप्लिकेशन की जो आपने प्रोसेस पढ़ी थी उसमें एक स्पेशल एंजाइम आ रहा था हेलिकेज, और वो डीएनए को कट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे जैसे ही पॉलीमरेज प्रोमोटर से आके बाइंड हुआ, कौन किससे बाइंड हुआ, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से आके जैसे ही बाइंड हुआ, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही जो डीएनए का डबल हेलिक्स है वो अनवाइंड हो जाएगा, वो खुल जाएगा। यहाँ पे हमें किसी भी हेलिकेज एंजाइम की जरूरत पड़ी ही नहीं है, जस्ट बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद द प्रोमोटर, उसने यहाँ पे उसको अनवाइंड कर दिया। अब क्या होता है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के साथ में एक फैक्टर ऐड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर, दैट इज द सिग्मा फैक्टर, दैट इज द सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर उसे हम बोलते हैं, सिग्मा का साइन ऐसा होता है ना, सिग्मा फैक्टर। तो यहाँ पर एक सिग्मा फैक्टर ऐड होता है विद द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। अ सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर प्रेजेंट इन आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट्स द आरएनए सिंथेसिस। तो हो क्या रहा है इनिशिएशन की प्रोसेस में, आपको सिंपली इतना ध्यान रख लो कि प्रमोटर वाला जो रीजन है उस पर कौन आके ऐड हुआ, उस पर आके आरएनए पॉलीमरेज आके उस पर बाइंड हुआ। जैसे ही वो बाइंड हुआ तो डीएनए हेलिक्स जो है वो खुल गया, डबल हेलिक्स अनवाइंड हो गया, और साथ में एक इनिशिएशन फैक्टर ने काम किया जो आरएनए पॉलीमरेज में होता है, जिसका नाम क्या है, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन यहाँ पे हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इलोंगेशन। तो इलोंगेशन में क्या होने वाला है, आरएनए चेन इज सिंथेसाइज्ड इन 5'3' डायरेक्शन। अब होगा क्या, यहाँ पे जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो काम करेगा और आरएनए का सिंथेसिस करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा, इन द डायरेक्शन 5' to 3' डायरेक्शन। In this process, activated ribonucleoside triphosphates, that is ATP, GTP, UTP, CTP are added. This is complementary to the base sequence in the DNA template. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो होते हैं, जैसे कि ATP, GTP, UTP, CTP, ये भी आके ऐड होते हैं। ठीक है, ये भी आके ऐड होते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, ये प्रोसेस हो गई इलोंगेशन। तो इलोंगेशन में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज वो लेंथ ऑफ द डीएनए पे काम कर रहा है और सिंथेसाइज कर रहा है आरएनए की न्यू चेन, है ना, आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है इन द डायरेक्शन 5' to 3'। अब मेरी बात सुनो,
यहाँ पे जो कॉपी हो रही है 5' to 3' डायरेक्शन में, वो कौन से वाले स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग हो रही है, डीएनए के। तो आपको ध्यान रखना है डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड कॉपी होता है। कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होता है डीएनए का? डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो कॉपी होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए जो है वो कॉपी होता है। जो कोडिंग स्ट्रैंड है डीएनए का, कोडिंग स्ट्रैंड वो कॉपी नहीं होता, वो कॉपी नहीं होता। तो दोनों स्ट्रैंड में से किस स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग इलॉन्गेशन की प्रोसेस हो रही है? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन बढ़ती जाती है, और साथ में उसमें एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, सीटीपी ये सारी चीज़ें भी ऐड ऑन होती जाती हैं। समझ में आया? तो इलॉन्गेशन की प्रोसेस भी आपको क्लियर हुई क्या होती है। अब इलॉन्गेशन हो गया तो उसके बाद लास्ट प्रोसेस होगी जिसका नाम है टर्मिनेशन। क्या होगा टर्मिनेशन में? अ टर्मिनेशन फैक्टर। तो इनिशिएशन फैक्टर जैसे सिग्मा फैक्टर था, इनिशिएशन फैक्टर होता है रो फैक्टर। कौन सा फैक्टर होता है? रो। तो रो फैक्टर जो होता है वो आके ज्वाइन करेगा, मतलब काम करेगा किस पर? टर्मिनेटर पर। बाइंड्स एट द आरएनए पॉलीमरेज एंड टर्मिनेट्स द ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए पॉलीमरेज अब कौन सी वाली जगह तक पहुंच गया? आरएनए पॉलीमरेज अब टर्मिनेटर तक पहुंच गया, और वहां पर उसने क्या काम करा? किसके साथ में मिलकर काम करा? उसने सिग्मा फैक्टर के साथ में मिलकर काम करा, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस वहां पे खत्म हो गई। तो इनिशिएशन में क्या हो रहा था? रिवाइज करते हैं जल्दी से। इनिशिएशन में क्या हो रहा था? आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर प्रमोटर पे बाइंड हुए और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया। इलॉन्गेशन की प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम कर रहा है 5' डायरेक्शन में, और टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग एक स्ट्रैंड बनाता जा रहा है। लास्टली क्या हुआ? टर्मिनेशन। तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पे बाइंड हुआ, साथ में किसने काम किया? रो फैक्टर ने, जिसे टर्मिनेशन फैक्टर बोल रहे हैं, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आके खत्म हो गई, रुक गई। This is everything about process of transcription in prokaryotes। देख लो यहाँ पे डायग्राम देख लो, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। सबसे पहले सिग्मा फैक्टर बाइंड कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज के साथ प्रोमोटर रीजन पे, फिर इलॉन्गेशन हो रहा है तो वहाँ काम चलता जा रहा है, और टर्मिनेशन में वहाँ पे रो फैक्टर बाइंड कर रहा है हमारे टर्मिनेटर वाले रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज के साथ में, और टर्मिनेशन हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब हम अगले में देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी। उसके पहले कुछ एक और पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड। ट्रांसलेशन बिगिंस बिफोर एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड बिकॉज। अब देखो ये बात यहाँ पे ये लिखी हुई है, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं हमारी, तो हमारे में क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन एक डिफरेंट प्रोसेस है और ट्रांसलेशन एक डिफरेंट प्रोसेस है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा जिसमें डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर बाद में ट्रांसलेशन होगा जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनेंगे। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ ही चलते जाते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली। इधर पे ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बनता जा रहा है, वहाँ पे आरएनए से प्रोटीन बनता जा रहा है साथ में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड, साथ में हो सकते हैं। ट्रांसलेशन बिगिंस बिफोर एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब, पहले ही एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है, एमआरएनए पूरा बन पाता है, उसके पहले ही वहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होती है, यूकैरियोट्स में नहीं होती, उसमें सेपरेटली होती है। ट्रांसक्रिप्शन अलग, ट्रांसलेशन अलग, लेकिन इनमें एक साथ ही होती रहती है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होगी और ट्रांसलेशन होगा अपना उसमें साइटोप्लाज्म में, लेकिन इनमें क्या न्यूक्लियस क्या साइटोप्लाज्म, तो इसलिए उसमें सब एक साथ होता रहता है। एमआरएनए रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। अच्छा, अब इसके रीज़न क्या है कि यहाँ पे ये जो है कपल हो सकता है, एक साथ हो सकता है। पहला रीज़न हो गया कि इनका जो एमआरएनए बना है ना, डीएनए से जो आरएनए बना है, एमआरएनए बनता है, वो इनका इमेच्योर नहीं है, वो कंप्लीट है, पहले से ही मेच्योर है, उसको कुछ भी प्रोसेस होना ही नहीं है कि उसमें से कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं होना। तो इसलिए इनमें एक साथ हो रहा है क्योंकि एमआरएनए जो बना वो मेच्योर है, तो बस डीएनए से एमआरएनए बना, लगे हाथ उसको प्रोटीन बना डाला। हमारे में ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी बॉडी में जो डीएनए से एमआरएनए बनता है वो एक्चुअली मेच्योर नहीं होता। हमारी बॉडी में डीएनए से पहले बनता है HNRNA। क्या बनता है? HNRNA, जो कि इमेच्योर होता है, और फिर HNRNA में होती है प्रोसेसिंग और फिर वो बनता है mRNA। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं है, बैक्टीरिया में डायरेक्ट बनता है mRNA, तो इसलिए फिर इससे डायरेक्टली क्या बन जाता है? इससे डायरेक्टली बन जाता है प्रोटीन। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सेपरेट है। सेकेंड रीजन क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस
इन सेम कंपार्टमेंट, नो सेपरेशन ऑफ साइटोसॉल एंड न्यूक्लियस। और मेन दूसरी वही बात कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो क्या साइटोप्लाज्म क्या न्यूक्लियस, तो इसलिए सेपरेशन, अलग अलग कंपार्टमेंट ही नहीं है तो कहाँ अलग अलग होएगा, इसलिए वो एक साथ ही एक जगह एक लगे हाथ हो जाता है। तो याद रखना कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स में सेपरेटली होता है, क्योंकि उसका पहला रीजन कि जो mRNA बनता है वो मैच्योर नहीं होता है, वो hnRNA होता है। और सेकंड रीजन उसका ये हो गया कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो सेम कंपार्टमेंट में होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उनमें तो डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं, तो इसलिए वो सेपरेटली हो जाता है। क्लियर? ओके। आगे देख लेते हैं, इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब हम जो देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में भी वही 3 स्टेप्स होंगी, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल दिक्कतें हैं। तो वो एडिशनल दिक्कतें क्या हैं? पहली दिक्कत है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज था जो पूरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कर दे रहा था, लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की तो यहाँ पर एक्स्ट्रा, यहाँ पे 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं। कितने? यहाँ पे 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट हैं, और वो 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज क्या है अभी हम आगे देखते हैं। सेकेंड, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स hnRNA contain exons and introns and are non-functional, hence introns must be removed। सेकेंड दिक्कत ये है कि यहाँ पर वही बात कि जो डीएनए से डायरेक्टली यहाँ पर mRNA नहीं बनता, यहाँ पर जो डीएनए से बनता है वो बनता है hnRNA। क्या बनता है? hnRNA। और hnRNA में प्रेजेंट होते हैं हमारे एक्सॉन्स एंड हमारे इंट्रॉन्स। तो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स में से एक्सॉन काम के होते हैं, इंट्रॉन काम के नहीं होते, इंट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा। तो जब आप hnRNA में से सारे इंट्रॉन्स को हटा देते हो और एक्सॉन्स फिर ज्वाइन हो जाते हैं, तब जाके वो कहलाता है मैच्योर mRNA, तब जाके बनता है mRNA। तो यूकैरियोट्स में क्या 2 दिक्कतें हैं? पहली दिक्कत तो ये हो गई कि आरएनए पॉलीमरेज एक नहीं है, 3 है, 3 आरएनए पॉलीमरेज हैं अलग अलग। और दूसरी दिक्कत ये है, दूसरी दिक्कत कि जो डीएनए से डायरेक्ट mRNA नहीं बन रहा है, डीएनए से पहले एक इमेच्योर आरएनए बनता है जिसका नाम है hnRNA, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? जिसमें प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, जिसमें से एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, इसीलिए इंट्रॉन्स को हटाना पड़ता है। तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसेस यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगी। तो चलो देखते हैं क्या है एक्स्ट्रा प्रोसेस। सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है। तो यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। पहला होता है आरएनए पॉलीमरेज 1। क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज 1। तो ये करता है ट्रांसक्रिप्शन आरएनए का। क्या बनाता है? आरएनए। तो अगर डीएनए में काम करा हमारे किसने? आरएनए पॉलीमरेज 1 ने, तो यहाँ पे क्या बनेंगे? यहाँ पे फॉर्म होंगे आरएनए। क्या फॉर्म होंगे? आरएनए। अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 ने काम किया, किसने काम करा? आरएनए पॉलीमरेज 2 ने काम करा, आरएनए पॉलीमरेज 2 ने काम करा, तब यहाँ पे बनेगा mRNA। और अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 ने काम किया तो यहाँ पे बनेगा tRNA। तो 3 टाइप के आरएनए होते हैं, rRNA, mRNA एंड tRNA। rRNA कब बनेगा डीएनए से? जब आरएनए पॉलीमरेज 1 काम करेगा। जब आरएनए पॉलीमरेज 2 काम करेगा तो वहाँ बनेगा mRNA। और या फिर मैं ये भी तो बोल सकती हूँ ना, पहले यहाँ पे क्या बनेगा? अच्छा रुको, यहाँ पे पहले बनेगा hnRNA और फिर उससे बनेगा mRNA, और यहाँ पे बनता है tRNA, ऐसा होता है ना। और लास्ट में अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 काम कर रहा है तो ट्रांसक्राइब्स tRNA एंड 5s RNA एंड snRNA। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 काम कर रहा है तो RNA एंड 28s, 18s एंड 5.8s। अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 काम कर रहा है तो वो क्या बनाता है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, दैट इज hnRNA। फुल फॉर्म याद रखना, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इट इज द प्रिकर्सर ऑफ mRNA, और mRNA का प्रिकर्सर होता है। mRNA से पहले कौन बनेगा? hnRNA बनेगा, फिर mRNA बनेगा। और लास्टली अगर पॉलीमरेज 3 काम कर रहा है तो ट्रांसक्राइब्स tRNA, 5s RNA एंड snRNA, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर RNAs। तो वेरियस आरएनए पॉलीमरेज उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये दिक्कत किस में है?
यूकैरियोट्स में दिक्कत नहीं है, मतलब यूकैरियोट्स में ऐसा होता है, प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब सेकेंड वाली दिक्कत देख लेते हैं। सेकेंड वाली दिक्कत क्या थी? सेकेंड वाली दिक्कत ये थी कि जो HNRNA है वो कैसा है, वो मैच्योर नहीं है। प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दैट इज HNRNA, उसको जब हम मैच्योर करेंगे तब वो बनेगा mRNA। तो मैच्योरिंग के लिए उसमें 3 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले उसमें होती है स्प्लाइसिंग, सेकेंडली उसमें होती है कैपिंग एंड थर्ड उसमें होती है टेलिंग। तो आपको ध्यान रखना है HNRNA से RNA बनाने के लिए थ्री प्रोसेसेस होती हैं। पहला होता है स्प्लाइसिंग, दूसरा होता है कैपिंग, तीसरी होती है टेलिंग। कितनी प्रोसेस होती है? 3, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। स्प्लाइसिंग क्या प्रोसेस होती है तो देखते हैं। स्प्लाइसिंग में ये होता है जो HNRNA में प्रेजेंट इंट्रॉन्स हैं उनको हटा दिया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस क्या होती है? इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय स्प्लाइसोसोम एंड एक्सॉन्स आर स्प्लाइस्ड टुगेदर। तो इंट्रॉन्स को हटा दिया और एक्सॉन्स को जोड़ दिया, ये जो प्रोसेस है ये कहलाई स्प्लाइसिंग। तो ज़रूरी थी ना, क्योंकि इंट्रॉन नॉन कोडिंग थे, वो कुछ भी नहीं बना रहे थे, कोडिंग कुछ भी नहीं, किसी चीज़ की भी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए हमें सिर्फ कोडिंग वाले रखने थे, हमें सिर्फ एक्सॉन्स की ज़रूरत थी। तो इंट्रॉन्स को यहाँ से हटा दिया, तो प्रोसेस कौन सी कर दी? स्प्लाइसिंग। सेकेंड प्रोसेस होती है कैपिंग। कौन सी प्रोसेस होती है? कैपिंग। तो कैपिंग की क्या प्रोसेस होती है? हेयर अ न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा न्यूक्लियोटाइड? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, समझ रहे हो ना? कुछ ऐसा CH3 मिथाइल ग्रुप हो गया और आगे GTP, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो आके ऐड हो जाता है 5' एंड ऑफ HNRNA। तो जो HNRNA है उसमें एक 5' एंड होगा और एक 3' एंड होगा। तो इस 5' वाले एंड पे कौन आके जुड़ जाता है? इस पे आके जुड़ जाते हैं हमारे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन जुड़ जाते हैं? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैपिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कैपिंग। एंड उसके बाद में जो लास्ट प्रोसेस होती है दैट इज टेलिंग। तो टेलिंग क्या होती है? पॉलीएडिनाइलाइजेशन, दैट इज एडिनाइलेट रेसिड्यूज 200 to 300 आर एडेड एट द 3' एंड, आर एडेड एट द 3' एंड। और जो ये 3' एंड है हमारे HNRNA का, इस पे आके बहुत सारे एडिनाइन, एडिनीन, 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 पॉली एडिनीन आके जुड़ जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज टेलिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज टेलिंग। तो HNRNA के साथ क्या क्या हुआ उसको मैच्योर mRNA बनाने के लिए? सबसे पहले की गई उसकी स्प्लाइसिंग, जिसमें इंट्रोन्स को हटा दिया और एक्सोन्स को जोड़ दिया। क्लियर? दूसरी प्रोसेस हुई उसमें कैपिंग। तो कैपिंग में देखो क्या हो रहा है, कैपिंग में क्या जोड़ दे रहे हैं? कैपिंग में 5' एंड पर बहुत सारे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स जोड़ दे रहे हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। और लास्टली क्या हो रहा है? टेलिंग। तो टेलिंग में क्या हो रहा है कि जो 3' एंड है उस पर बहुत सारे एडिनीन, 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 एडिनीन जोड़ दे रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि टारगेट ये है कि HNRNA से आपको mRNA बनाना है। HNRNA जो है वो इमेच्योर है और उससे आपको मैच्योर RNA बनाना है, तो उसके लिए ये 3 प्रोसेसेस हो रही हैं। इजी स्टोरी, समझ में आ गया आपको? तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में क्या दिक्कत है? पहला तो ये हो गया कि 3 टाइप के RNA हैं तो वो अलग अलग RNA को बनाएंगे, और दूसरा ये हो गया कि HNRNA बनता है और HNRNA से हमको बनाना पड़ता है mRNA। तो प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट HRNA, नाउ इट इज फुली प्रोसेस्ड HNRNA एंड इट इज नाउ नोन एज mRNA। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में मेनली होता क्या है? DNA से बनता है mRNA। क्या बनता है? DNA से बनता है mRNA। और अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो कौन सा एंजाइम काम करेगा? RNA पॉलीमरेज। और मैं अगर यूकैरियोट्स की बात करूँ तो कौन सा एंजाइम काम करेगा? RNA पॉलीमरेज बट 2। RNA पॉलीमरेज 2 काम करेगा तो बनेगा mRNA। अगर RNA पॉलीमरेज 1 काम कर रहा होता तो बनता क्या? तो बनता rRNA। और अगर पॉलीमरेज 3 काम कर रहा होता तो बनता tRNA। और अगर पॉलीमरेज 2 ने काम किया है तो हम क्या बनेगा? पहले बनेगा HNRNA। और इस HNRNA से अगर आपको mRNA बनाना है तो आपको क्या करवानी पड़ेंगी? 3 प्रोसेसेस करानी पड़ेंगी, दैट इज स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। Done. So we are done with the process of transcription. This is everything about transcription.
ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट ट्रांसलेशन। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो फटाफट से अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।